नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज ये है पहला क्लास झारखंड का इतिहास का। ये जो वीडियो है झारखंड का इतिहास का, जो ये वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा झारखंड का सामान्य परिचय और झारखंड का नामकरण कैसे हुआ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन सभी झारखंड के कैंडिडेट के लिए है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, जेपीएससी हो, या फिर वो एक्साइज कांस्टेबल हो, जेटेट हो, हाई स्कूल टीचर, या फिर पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में काम करता है। झारखंड के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अभी वर्तमान टाइम में जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा झारखंड का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आपको याद बहुत कम करने पड़ेंगे, मैं ऐसा लास्ट तक कर दूंगा कि आपके माइंड में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पुट हो जाएं। देखिए, नोट्स में या वीडियो में हर जगह आपको कंटेंट तो मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग में रहेगा वही आपके एग्जामिनेशन में काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, झारखंड के इतिहास ये एक टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, मतलब एक तरह से मैं समझूं कि एक सब्जेक्ट जो है आपका झारखंड का बुक एक सब्जेक्ट है, उसके तहत एक पार्ट है झारखंड का इतिहास, उसी तरह एक पार्ट है भूगोल, उसी तरह एक पार्ट है राज्य व्यवस्था। तो झारखंड के इतिहास में सबसे पहले भाई परिचय, किसी चीज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, परिचय, नामकरण कैसे हुआ, उसके बाद आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग को बांट के हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है प्राचीन झारखंड का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक तो बाद में देखेंगे। तो प्राचीन हो गया, मध्यकाल, उसी बीच में आएगा आपका धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बाद यहाँ पे अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों का प्रवेश होगा, कई बीच में जनजातीय विद्रोह होंगे, 1857 का रिवोल्ट होगा। 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ पे ईसाई मिशनरियों का आगमन भी होने लगेगा। ईसाई मिशनरी आएंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों को इस तरह से करेंगे। फिर आपका धार्मिक सुधार आंदोलन भी कुछ चलेगा और लास्ट में फिर आपका है राज्य निर्माण संबंधी, राज्य निर्माण आंदोलन चलेगा और अंततः फिर इतिहास से संबंधित कुछ घटनाक्रम को आपको याद रखना होगा। ये टोटल चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन एक दिखाता हूं ब्रीफली तरीके से, है ना, और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि झारखंड का इतिहास है क्या। फिर हम लोग चलेंगे नामकरण पे। यहाँ बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए हैं जो आपको बुक में नहीं भी मिलेंगे। बुक में ये नहीं मिलेगा क्योंकि आमतौर पे ये बुक से थोड़ा डिफरेंट भी है। ये तो मिल जाएगा ये वाला चीज़, लेकिन इधर उधर जो लिखा हुआ है वो एक बुक में कहीं मिलेगा नहीं आपको। बहुत सारे बुक्स में ये खोजेंगे तभी मिल सकता है। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा परिचय। सबसे पहले मैं परिचय दिखा देता हूँ। झारखंड, अब देखिए झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो झार, दूसरा खंड। झार का मतलब होता क्या है, एक तरह से झाड़ समझ लीजिए, और खंड का मतलब होता है एक भूभाग। तो ऐसा भूभाग जहां पे झार यानी झाड़ी हो, तो झारखंड को प्राचीन काल में कहा जाता था ये जंगलों का प्रदेश या वनों का प्रदेश, इसलिए तो इसका नाम झारखंड पड़ा। तो यानी वनों की यहाँ और झाड़ियों की बहुलता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। झारखंड जो निर्माण आंदोलन में लोग भूमिका निभाए थे वो बहुत ही, मतलब समझिए कि बहुत अच्छा काम किए कि झारखंड का निर्माण की एक अलग स्टेट के रूप में। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसके पहले 2000 ईस्वी में 2 और राज्य बने थे। 26वां छत्तीसगढ़ था। 6 से छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिएगा। और वो बनता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। वही आपका बनता है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड, अब आपको ऊ लिखना है, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड, ये ऊ, और इसमें 9 करने में क्या दिक्कत है, ये 9 बन गया। सिंपल सी बात है कि इसको 9 करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। तो आप उत्तराखंड से याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को ये बना था 27वां राज्य। 27वां याद रखने का ट्रिक बताता हूं मैं। 27 ऐसे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तब भी 9 आएगा, है ना। तो ये 9 नवंबर को बना था 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए अब यहाँ समझाता हूँ आपको। ये एक आदिवासी बहुल राज्य है। चूंकि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां या आदिवासी निवास करती है, जिनमें 8 आदिम जनजातियां हैं। असुर, परहिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ब्रिजिया और बिरहोर, ये 8 आदिम जनजातियां हैं। यानी इनका डेवलपमेंट इन आदिवासियों से थोड़ा कम होता है या कम हुआ है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ आदिवासियों की संख्या लगभग 86,45,042, यानी जनसंख्या का 26.2% है। झारखंड राज्य में कुल 3,29,88,134 लोग रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। अब यहाँ झारखंड को अगर आप देख रहे हैं तो झारखंड को मोटे तौर पे 2 भागों में बांट दीजिए। हालांकि ये हिस्ट्री तो नहीं है, ये फिजिकल जियोग्राफी है। ये मैं बंटवारा करके केवल दिखा देता हूं कि झारखंड जिस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो 2 भूभागों को मिला दीजिए। ये मान लीजिए 2 भूभाग हैं, इनको मिलाएंगे तो झारखंड बन गया। ये एक ये है, लाल वाला मेन है, हरा वाला मेन नहीं है।
मान लीजिए एक पल के लिए, ये है छोटा नागपुर पठार और ये है संथाल परगना, इन दोनों को मिलाए झारखंड बन गया। संथाल परगना एक बड़ा भूभाग है, छोटा नागपुर पठार एक बड़ा भूभाग है, माफ कीजिएगा एक बार रिपीट कर देता हूं। ये दो क्षेत्र हैं, एक तो छोटा नागपुर पठार, एक संथाल परगना। छोटा नागपुर पठार सबसे बड़ा भूभाग है, इसमें आते हैं 1961 की जनगणना के अनुसार 5 जिले। कौन कौन आते हैं देखिएगा, रांची, हजारीबाग, धनबाद, मानभूम और पलामू। ये 5 तो इधर हो गए 1961 के जनगणना के अनुसार, और बाकी इधर अब वर्तमान टाइम में अगर संथाल परगना को देखें तो भागलपुर जिला का एक उपजिला समझ लीजिए ये हुआ करता था। संथाल परगना चूंकि ये बिहार में था, है ना, भागलपुर जिला भी बिहार में है, तो संथाल परगना में अभी वर्तमान टाइम में 6 जिले हैं, दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा। दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा। इसका एक ट्रिक भी लिख सकते हैं आप, देदू, पकौड़ी, साहब, जाम, देदू, पकौड़ी, साहब, जाम, गो, ऐसे साहब, जाम, गो, दे दूं पकौड़ी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जाम लगा हुआ है, साहब बैठ के देख रहे थे, अब जाम हट गया, साहब बोले ले आओ पकौड़ी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहां पे देखिए ये दोनों भूभाग को मिलाया झारखंड बन गया। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है मिनरल्स के मामले में, यानी यहाँ खनिज संसाधन से भरपूर स्टेट है, 40% यहाँ पे खनिज है। चलिए इन चीजों से हटते हैं और टोटली बात करते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री यहाँ प्राचीन काल, मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा अटैक, अंग्रेजों का आगमन, कई आंदोलन होंगे, फिर झारखंड राज्य का गठन हो जाएगा। प्राचीन काल में यहाँ पे देखिए मैं एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से दिखा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल में बाद में दिखाऊंगा, ये तो एक परिचय है, शॉर्ट तरीके से मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्राचीन काल में गुप्त शासक आए और एक गौड़ शासक था शशांक, इसी ने बोधि वृक्ष को भी कटवाया था बिहार में। गौड़ शासक शशांक और गुप्त शासकों ने कुछ आधिपत्य किया था झारखंड राज्य पर, बहुत जोरदार तरीके से तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ झारखंड पर इनका प्रभुत्व रहा था। मध्यकाल में क्षत्रिय राजवंशों की ये अधीन आ गया था, क्योंकि क्षत्रिय राजवंश बिल्कुल उभर कर आए और अपनी सैन्य बल के कारण बाहरी अटैक से अपनी सुरक्षा खुद कर पाते थे। मध्यकाल में क्षत्रिय राजवंश बहुत सारे हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं। सबसे पहले तो ये कि एक है आपका मुंडा राज्य। मुंडा राज्य जो है, मुंडा राज्य में एक व्यक्ति था ऋषा मुंडा, उसने एक व्यक्ति को चुना सुतिया पाहन को, और इसी सुतिया पाहन ने एक जगह मतलब एक अपने राज्य का नाम रखा था सुतिया नागखंड, और इसने 7 गढ़ों में विभाजित किया था, 7 पार्ट में अपने को बांटा था अपने राज्य को, और 21 विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा था। तो मुंडा राज्य रहा, सुतिया पाहन इसके संस्थापक रहे। उसके बाद बात करता हूं छोटा नागपुर खास, जो कि सबसे लंबे टाइम तक झारखंड में शासन में रहा। अगर क्षेत्रीय राजवंशों की देखें झारखंड की, तो सबसे लंबे टाइम तक छोटा नागपुर खास का नागवंश रहा, और नागवंशावली में भी बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है। इसी नागवंश का एक राजा था ठाकुर एनी नाथ शाहदेव। ठाकुर एनी नाथ शाह जो है वो मंदिर भी बनवाते हैं, जगन्नाथपुर मंदिर रांची। तो नागवंश बहुत इंपॉर्टेंट रहा, सबसे लंबे टाइम तक यहाँ शासन किए। छोटा नागपुर खास के जो संस्थापक थे, मतलब माफ कीजिएगा, छोटा नागपुर खास, ये इसका जो वंश चला वो नागवंश। यहाँ कौन सा वंश चला? नागवंश। छोटा नागपुर खास। अब छोटा नागपुर किसे कहा जाता है मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। पहले के टाइम में रांची, देखिए यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखा हुआ है। प्राचीन काल में हम कहते थे रांची को कर्कखंड, रांची को बोला जाता था कर्कखंड, यानी नागों की भूमि। यहाँ नाग जाति लोग रहते थे, और बाद में इसी का परिवर्तित रूप होकर इसका बन गया कुकरा, यानी रांची को ही हम क्या कहते थे? कर्कखंड प्राचीन काल में, और फिर बाद में ये कुकरा बन गया। मध्यकाल में कोकरह बना, कोकरह, फिर इसी का नाम परिवर्तित होते होते फिर चुटिया नागपुर बना। इसको यूं एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जब पलामू का एक शहर है डाल्टनगंज, मुख्यालय हेडक्वार्टर। डाल्टनगंज का नाम सबसे पहले प्राचीन टाइम में बिजराबाग हुआ करता था। बिजराबाग होने के बाद जब जॉन डाल्टन आए तो अपने नाम पर डाल्टनगंज रख दिए, और यहाँ चेरोवंशी बहुत प्रतापी शासक रहे पलामू के मेदिनी राय, अब उनके नाम पर मेदिनी नगर हो गया है। तो समय के अनुसार नाम बदलते रहते हैं। मध्यकाल में कोकरा, फिर बाद में यही चुटिया नागपुर हो गया, उसी का अपभ्रंशित रूप होके फिर बना छोटा नागपुर, और उसी छोटा नागपुर से छोटा नागपुर बन गया। लेकिन रांची को ही हम छोटा नागपुर पहले कहते थे। कब तक कहते थे? 1802 तक। बाद में 1812 ईस्वी के बाद इसी को, मतलब जो छोटा नागपुर यानी जो रांची पार्ट था, पूरे हम संपूर्ण पार्ट को छोटा नागपुर कहने लगे। तो छोटा नागपुर से आज से आप समझ गए होंगे, प्राचीन काल में हम रांची को ही छोटा नागपुर कहते थे। 1812 ईस्वी के बाद इसी रांची को संपूर्ण छोटा नागपुर बना दिया गया।
अब छोटा नागपुर खास का जो वंश था नागवंश, उसके संस्थापक थे फनी मुकुट राय। इसके बाद पलामू में अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजवंश था, क्षेत्रीय राजवंश। जैसे अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राजा लोग शासन कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ सीएम कोई और है, झारखंड में कोई और है, बिहार में कोई और है, यूपी में कोई और है, अलग अलग है ना राजवंश। पलामू में यहाँ रक्षाल वंश चलता था, इसके जो संस्थापक थे वो थे भागवत राय। सिंहभूम में सिंह वंश चलता था, इसके 2 शाखा थे, पहली शाखा दूसरी शाखा। पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे और दूसरी शाखा के दर्प नारायण सिंह थे। अब सल्तनत काल की बात करते हैं। यहां मध्यकाल में जो था क्षेत्रीय राजाओं के अधीन झारखंड रहता है। बात करते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में बहुत ज्यादा कुछ कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। हालांकि सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग पर अटैक किया था। उसी तरह एक आध छिटफुट अटैक और भी हुए थे। यानी यूं कह सकते हैं टोटली कि सल्तनत काल में झारखंड पर पूर्ण आधिपत्य किसी का नहीं रहा था। बात करते हैं अब मुगल काल की, जो 1526 ईस्वी में बाबर आया था और भारत पर उसने विजय की थी। 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है। हालांकि इब्राहिम लोदी की सेना बड़ी थी, बाबर की छोटी थी, लेकिन कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। जब घर का भेदी लंका ढाएगा तो बड़े से बड़े राजा ध्वस्त होते हैं। इसका एक सीधा से एग्जाम्पल प्राचीन काल में जाके देख लीजिए। रावण का भाई विभीषण घर का भेदी लंका ढाए, वो जाके राम जी से मिल गए और बता दिए कि नाभि में मारिए मर जाएगा। नहीं तो राम जी भी मतलब एक टाइम ऐसा था कि पार नहीं पा रहे थे। मतलब यूं कहें कि रावण मतलब पलड़ा भारी था उसका और राम जी के सेनाओं पर। तो ये विभीषण जाके बोलते हैं राम जी ऐसे तो आप युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे, उसके नाभि में मारिए मर जाएगा। वही हुआ अंततः। तो घर का भेदी लंका ढाए। यहां भी मुगल काल का जो संस्थापक था बाबर, वो ऐसे ही जीतता है। राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के जो कुछ सुल्तान थे वो जाके उसकी मदद किए थे, फिर वो जीत गया था। उसकी कहानी मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। 1526 से 1707 अकबर टाइम झारखंड और अकबर का ये संबंध होता है, यहाँ संबंध स्थापित होता है। मतलब यहाँ पे भी आधिपत्य थोड़ा रहता है मुगल काल में। और मुगल काल में ऐसा होता है कि यहाँ के जो राजा थे क्षेत्रीय, वो टैक्स वगैरह देने लगे थे मुगल सरदार को। बात तब यहां तक तो ठीक थी, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब यहां मराठा अटैक्स होने लगे थे। अब मराठा अटैक्स, चूंकि मराठा गुरिल्ला युद्ध में यानी छापामार युद्ध में एक्सपर्ट होते थे। गुरिल्ला युद्ध कहते किसे हैं? जैसे सड़क से आप जा रहे हैं और कहां से पत्थर चलने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि झारखंड वनों का प्रदेश था और वन चारों तरफ है आपके। कहां से पत्थर आ रहा है, कहां से तीर आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो इतनी तेजी से मार के आपको भागेंगे कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो गुरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट होते थे मराठा। मराठा का अटैक चलता है 1741 से 1803 ईस्वी तक और ये बड़ा रूप लेने लगा। लेकिन उसी बीच आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यानी अंग्रेज लोग, और अंग्रेज यहां क्षेत्रीय राजाओं को तंग करने लगे और 1767 में ये अटैक करके झारखंड पर धीरे धीरे आधिपत्य किए। हालांकि अंग्रेजों के भी नाक में दम कर दिया था यहाँ के राजाओं ने, और बहुत लंबे टाइम के बाद वो अंततः यहाँ पे झारखंड पे स्थापित अपना सत्ता कर पाते हैं। लगभग 70 साल 1837 तक आते आते कर पाते हैं पूरी तरह। इसी बीच झारखंड में अंग्रेज जो लोग थे वो दीकू, बाहरी जो लोग थे ना यहाँ के आदिवासी, उनको दीकू कहते थे। यहाँ के अंग्रेज जो थे, मतलब जो झारखंड में अंग्रेज जो आए थे, वो महाजन साहूकार, जो भी ठेकेदार महाजन साहूकार थे और अंग्रेज खुद, ये सब मिलके और आदिवासियों का जमीन जबरदस्ती हड़पने लगे और इनसे लूटपाट, इन पे शोषण अत्याचार कई तरह का करने लगे। इसी बीच पदार्पण होता है ईसाई मिशनरियों का और वो भी जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने लगे। फलतः यहाँ के जनजातियों में एक गुस्सा फूटा और कई विद्रोहों ने जन्म लिया। विद्रोह तो कई आए कई गए, लेकिन सबसे भयानक परिणाम दे गया एक संथाल विद्रोह 1855 में। सिद्धू कान्हू चांद भैरव एकदम 20,000 सेनाओं को जमा करके और एकदम अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। शहीद हो गए, लेकिन अपनी शहादत के पीछे छोड़ गए झारखंड की वो भूमि जिस पर आज हम सभी गर्व से रहते हैं। बिरसा आंदोलन चला, इसके बीच में 1857 का रिवोल्ट भी हुआ। हालांकि ये रिवोल्ट अगर एक टाइम पे एक दिन में होता तो अंग्रेज कब के यहां से भाग गए होते, लेकिन बात वही है कि फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की ये पुरानी पद्धति थी। बिरसा उलगुलान भी, बिरसा भगवान आए और उलगुलान किए और ये पूरे विश्व में अपना नाम कमा गए।
आज पूरे संसद भवन में, जो भारत का संसद भवन है, उसमें एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा भगवान का ही चित्र टंगा हुआ है। ये तमाम जो आंदोलन थे वो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों में एक रोष उत्पन्न कर गया, जनजातियों में, आदिवासियों में एक रोष उत्पन्न कर गया कि हमें हमारी जमीन से ही भगा के वेस्ट बंगाल, असम के चाय बागानों में भेज दिया जाता है। फलतः सबको एकजुट करने का काम कुछ नेताओं ने किया और धीरे धीरे राज्य विकास के क्रम पर हम सभी बढ़ते गए। कई संगठन बने, आदिवासी महासभा बना, कई संगठन, झारखंड पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद जैक का स्थापना होता है 1995 में, 1995 में, और अंततः बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी आता है और अंततः भारत का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को अभ्युदय होता है झारखंड के रूप में। तो ये था पूरा झारखंड का एक शॉर्ट कहानी। अब मैं आता हूं इधर के बाद इस वाले में, नामाकरण। देखिए, नामाकरण को लेके आपको कुछ चीजें तो याद करनी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको लास्ट तक लगेगा कि हाँ, मैक्सिमम चीजें मेरे दिमाग में पुट कर गई है। केवल मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जरूरत पड़े तो बाद में, वीडियो के बाद में लिख लीजिएगा। देखिए, नेमिंग में क्या है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र, ताम्र मतलब होता है तांबा, पत्र मतलब कि पत्ता, तांबा के पत्ते में लिखा हुआ मिला है झारखंड का नामकरण, मतलब झारखंड शब्द लिखा हुआ मिला है। अब यहाँ पे एक एक चीज मैं समझा देता हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में नाम क्या दिए गए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद करना है, पुंड या पुंड्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, पुंड या पुंड्र। जो ब्राह्मण वर्ड आता है, सबसे पहले समझ लीजिए ब्राह्मण वर्ड, ब्राह्मण जो वर्ड आता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखिएगा, 4 जो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का काम क्या होता था, एक तो वो ब्राह्मण और एक ब्राह्मण लिखे जाते थे। तो ब्राह्मणों का काम होता था वेदों का पाठ कराना, वेदों को बताना, पूजा पाठ कराना या शिक्षा देना। यहाँ ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे आप वेद पढ़ते हैं 4 होता है, वेदांग पढ़ते हैं 6 होता है, उपनिषद पढ़ते हैं पुराण 18, उसी तरह ब्राह्मण भी होता है। तो ब्राह्मण मतलब एक तरह का साहित्य समझ लीजिए। वेद क्या एक साहित्य है, वेदांग क्या एक तरह साहित्य है, अब आपका महाकाव्य क्या एक साहित्य ही। तो इसी तरह आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जब भी वर्ड आएगा बोलिएगा कि झारखंड का, यानी झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख। ये क्या है, एक साहित्य है। तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहां मिला है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस नाम से, पुंड या पुंड्र, पुंड या पुंड्र। चलिए, ये तो हो गया होगा। वायु पुराण में मुरंड, अब वायु को क्या बोलिएगा, ऐसे जा रहा है, अब हवा मुझे लगने मुड़, तो मुड़ से हो गया मुर, मुड़, वायु मुरंड, मुरंड बोल रहा हूं, वायु मुरंड। लेकिन समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त को मतलब ऐसे राजा थे जो दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पटक पटक के मारते, यूं ही इन्हें नहीं बोला गया भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें बोला गया मुरुंड, मुरुंड। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में क्या बोला गया, मुंड, विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, मुंड। वायु पुराण में मुरंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, ये तीनों याद करिएगा। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत में 3 शब्द, यहां भी 4, भागवत, की कट 4। विष्णु में आधा है तो मुंड में भी आधा है, मुंड, 3, विष्णु में 3, मुंड में 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण याद कर लीजिएगा, पुंड या पुंड्र, तभी आपको याद रहेगा। वायु में मुरंड, वायु मुड़ता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा गया है। महाभारत की दिग्विजय पर्व में पशु भूमि या पुंडरीक देश। अब याद कैसे कीजिएगा, महाभारत हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। तो पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। कौरव अच्छी तरह जानते थे कि पांडव गौ की सेवा करते हैं, तो वो जहां रहते थे उनको शक हुआ कि साधु के भेष में पांडव ही रहते हैं। बट वो आते हैं और गाय बैल को वहां से दौड़ा दौड़ा के ले जाने लगते हैं। उनको ये अच्छी तरह पता था कि यहाँ पांडव होंगे तो पक्का वो रोकने आएंगे, क्योंकि वो या इस क्षेत्र से गाय को भगा के नहीं ले जाने देंगे, यानी उनका एक तरह से अपमान होगा। तो अर्जुन को आता था एक पता नहीं क्या मंत्र, या इन्हीं 5 पांडवों में से, तो खोरहा चपका कर दिए, खोरहा चपका में चल ही नहीं पाएगा। तो पशु का चर्चा कहाँ आता है, महाभारत में। तो पशु भूमि याद रखिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं। महाभारत, तो महाभारत में वही पशु वाला आता है ना मामला, कि कौरव आते हैं पशु को ले जाने और पांडव ले जाने नहीं देते हैं। कभी भी गाय बैल को खोरहा चपका होता है तो अर्जुन की जो 11 या 13 नाम है वो लिख के माला बना के लगाया जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। महाभारत का दिग्विजय पर्व पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा जाता है।
पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में कलिंद देश, कलिंद, ये संस्कृत नाम जैसा लग भी रहा है तो कलिंद देश ऐसे भी याद कर लीजिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। वहीं फाह्यान आता है, वो कहता है कुकुट लाड, कुकुट लाड कहता है फाह्यान। वेन सांग, वे न सांग, तो देखिए वे न सांग, वे न न न सब जगह आएगा, स भी आएगा, सांग तो देखिए स आया, तो स और न, स और न देखिए फाह्यान में नहीं है, फाह्यान में क्या है? सना नहीं है, लेकिन इसमें सना है। तो कर्ण सुवर्ण, एक तो कर्ण सुवर्ण मैच कर गया, न और स है, इसमें न स नहीं है, केवल न है, तो न स, कर्ण सुवर्ण, न और स, न और स, कर्ण सुवर्ण फाह्यान। किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, ये कहां बोला गया है? वेनसांग बोलता है। टॉलमी बोलते हैं मुंडल, इस झारखंड क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मुंडल। आईने अकबरी में खंकरा कहा गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। तो आईने अकबरी में खंकरा, अकबरनामा में कोकरा। अब ये बातें कहीं बुक में मैच ना करे तो सुधार लीजिएगा, है ना, कुछ बुक्स में गलती दिया हुआ है। अकबरनामा में कोकरा, तुजुक ए जहांगीर, जो जहांगीर लिखा था उसमें खोखरा, तुजुक ए जहांगीर खोखरा। मुगल काल में खुखरा या कुकरा सॉरी, मुगल काल में क्या बोला गया? खुखरा या कुकरा। क्या बोला गया? खुखरा या कुकरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको छोटा नागपुर बोला गया, और छोटा नागपुर ही नहीं, नागपुर भी कहा जाता था। मैं बताऊंगा पूरा कहानी अभी। 13वीं सदी का ताम्रपत्र। अब झारखंड नाम कहां कहां पड़ा है? एक जगह लिखा गया है। देखिए झारखंड नाम, झारखंड नाम बताने से पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूं। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख, पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो खन के निकाले नीचे से, मतलब कि जमीन से जो निकालते हैं हम, पुरातात्विक मोटा मोटी मान लीजिए। तांबा का पत्र, यानी तांबा का पत्र कहाँ से मिल गया आपको? जमीन खोदे निकला। तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र में पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। साहित्य मैंने क्या बताया? ब्राह्मण है, वेद है, वेदांग, ये सब साहित्य हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है? प्रथम साहित्यिक, झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस नाम से? पुंड या पुंड्र, ठीक है। वायु पुराण, वायु को मैंने क्या बोला? मुरंड, लेकिन समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड। विष्णु बोला है तो क्या बोलेगा? मुंड, विष्णु मुंड। उसी तरह भागवत किकट प्रदेश, 4 इधर तो 4 उधर। महाभारत का दिग्विजय पर्व पशुभूमि, क्योंकि पशुओं को ले जा रहे थे, या इसी को हम कहते हैं पुंडरीक देश। मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में आपका आता है कलिंद देश। एक बात याद रखिएगा, वैदिक साहित्य का कोई नामकरण का उल्लेख यहां नहीं मिलता है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कुकुट या कुकुट देश। फाह्यान कुकुट लाड, फाह्यान कुकुट लाड। वेनसांग कर्ण सुवर्ण, सांग वेन सांग, वे न सांग, स न है, तो कर्ण सुवर्ण। किलो ना सुफलाना। टॉलमी मुंडल। आईने अकबरी खंकरा, आईने अकबरी खंकरा। अकबरनामा क्या कहता है? कोकरा। तुजुके जहांगीर खोखरा। मुगल काल खुखरा या कुकरा, खुखरा या कुकरा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल छोटा नागपुर कहता है। अब यहां पे देखिए, अब झारखंड नाम कहां कहां पड़ता है? देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। तारीख ए बंगला में झारखंड, तारीख ए फिरोजशाही झारखंड, कबीर और जायसी में भी, जायसी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का जो है ना ग्रंथ पद्मावत, उसमें भी झारखंड। और सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड नाम आता है। अब यहां पे देखिए कबीर का एक दोहा है, उसमें झारखंड का नाम आया है। कैसे दोहा है? कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। तो ये था कबीर का दोहा। मलिक मोहम्मद जायसी का वहीं दिखाता हूं मैं। दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, दक्षिण दहिने रहे तिलंगा, उत्तर माझ होए करह कटंगा, उत्तर माझ होए करह कटंगा, माझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड भे बाएं पहारा, झारखंड भे बाएं पहारा। झारखंड का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी मिलता है। तो एक बार झारखंड का उल्लेख कहां कहां मिलता है? 13वीं सदी का ताम्रपत्र। और जितना ऐसे ऐसे मुस्लिम वाला नाम है, उर्दू वाला नाम, वो सब आएगा आपका झारखंड। मतलब मुस्लिम समुदाय में ऐसे ही नाम होता है मैक्सिमम। तारीख है बंगला, तारीख है फिरोजशाही, ऐसे 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 करके रहेगा। जैसे तुजुक ए जहांगीरी है ना,
फिर आपका और कहाँ गया, एक आध और होगा, तुजुक जहांगीर, तो ऐसे रहेगा। फिर आपका आ गया सियार उल मुतखरीन, तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला। तो ऐसे नाम आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, उसमें झारखंड नाम। अब आते हैं इधर, देखिए शहबाज खां और अब्दुल हई ने, शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में क्या कहा इस प्रदेश को, तो कोकरह, किसमें, माथिर उल उमरा में किसने कहा है, शहबाज खां और अब्दुल हई ने। मिर्जा नाथन ने क्या कहा है, कुकरा देश, मिर्जा नाथन ने इस प्रदेश को क्या कहा है, कुकरा देश। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता है 1765 से लेकर 1834, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे तो बहुत पहले ही आ गई थी, बट यहाँ प्रभुत्व 1765 से 1834 तक जबरदस्त रहा था। नागपुर या छोटा नागपुर, 1834 में जब स्वफा का गठन हुआ था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो उसका मुख्यालय था किशुनपुर या विल्किंसनगंज। हेडक्वार्टर क्या था, सोफा का मुख्यालय क्या था, कहीं कहीं बुक में आपको 1837 ही मिलता है। हेडक्वार्टर किशुनपुर या विल्किंसनगंज, इसका फिर बाद में नामकरण हो गया रांची, मतलब बाद में इसी का नाम बदल के रांची हो गया। यानी पूछेगा कि रांची का पुराना नाम, तो किशुनपुर या विल्किंसनगंज। रांची, अब देखिएगा मुख्य बात है यहाँ पे, प्राचीन काल में रांची को हम करखंड कहते थे, नागों की भूमि थी। बाद में इसी का नाम परिवर्तित होकर क्या बन गया, कुकरा। मध्यकाल में हम इसे कोकरा कहने लगे, और इसके बाद इसका परिवर्तित रूप हुआ चुटिया नागपुर, फिर हो गया छोटा नागपुर, और फिर यही बन गया छोटा नागपुर। यह 1802 तक ऐसा ही चला। 1812 के बाद, 1812 ईस्वी के बाद संपूर्ण भाग जो रांची का संपूर्ण एरिया था छोटा नागपुर कहा जाने लगा। अब आते हैं संथाल परगना में, एक दो बातें और। नरीखंड इसका प्राचीन नाम था, संथाल परगना का प्राचीन नाम नरीखंड, इसको कांगजोल भी कहते थे, बाद में इसका नाम कांगजोल हुआ। वेनसांग ने राजमहल, जो साहिबगंज वाला इलाका है, वेनसांग ने राजमहल को कीचिंग काइलो कहा है। 1824 में जब दामिनेको की स्थापना हुई थी, दामिनेको का मतलब होता है पहाड़ी अंचल, तो हाँ मुख्य रूप से 4 जगह थे, राजमहल, पाकुड़, दुमका और गुड्डा। और आज का जो संथाल परगना है उसमें 6 जिले हैं। देदू साहब पकौड़ी, जाम गो, मतलब जाम चला गया, जाम हट गया, देदू साहब पकौड़ी। तो देदू माने देवघर दुमका, साहेब मतलब साहेबगंज, पकौड़ी माने पाकुड़, जाम मतलब जामताड़ा, गो माने गुड्डा। 6 जिले हैं संथाल परगना में। तो इस प्रकार आपका पूरा ये परिचय होता है शॉर्टली तरीके से, और इसी का डिटेलिंग हम लोग करेंगे धीरे धीरे। जैसे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल देख लेंगे, फिर झारखंड में धार्मिक आंदोलन देखेंगे, प्राचीन झारखंड, मध्यकाल झारखंड, और उसी तरह जो विद्रोह हुए हैं वो सारे चीज़। एक और टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है आपका झारखंड का कला और संस्कृति, जिसमें 32 प्रकार की जनजातियाँ, उनका रहन सहन, खान पान, गान बजान सब कुछ आता है, वो भी देखेंगे धीरे धीरे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट जरूर करना है ना। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड वाइज इसको लाते रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छे से लाभान्वित होइए, और आप सभी अपने तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल अपने लाइफ में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।